बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास नौकरी नहीं थी, फिर एक रईस के साथ बॉडीगार्ड की नौकरी मिल गई। वो जहाँ भी जाता मैं उसके साथ साथ होता था और मेरा बॉस छोटी उम्र की लड़कियों से रोजाना अयाशी करता था। मुझे बहुत अफसोस होता जब कमरे से बच्चियों की चीखने की आवाज़ें आती। एक रात बॉस नशे की हालत में ज्यादा जुल्म कर रहा था। मुझे लड़की पर बहुत तरस आया और मुझसे रहा न गया और मैं कमरे में चला गया। जब वहाँ लड़की को देखा तो मेरी रूह लर्ज के रह गई। वो लड़की तो मेरा नाम सरमद है। मेरे वालिद साहब वो चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूं और उसके लिए वो मेहनत करने को भी तैयार थे, लेकिन मुझे उस वक्त बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक चढ़ा था और मैं स्कूल से भागकर किसी क्लब में जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता था। जब मेरे वालिद साहब को ये पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा था, बहुत गुस्सा भी किया, लेकिन फिर भी मैं बाज ना आया। मैं कहता था कि मुकाबला जीत जाऊंगा, फिर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। शक्लो सूरत का अच्छा था, कद काट का भी लंबा था, इसीलिए सोचा कि ये काम ही मेरे लिए ठीक है। पढ़ने के दिन गुजर गए और ये काम भी ना हो सका। बाबा इस दुनिया से क्या गए कि घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। मैं भी परेशान हो गया कि क्या करूं। एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। सारा दिन इधर उधर काम तलाश करता था। मुझ में ताकत बहुत थी, इसलिए मैं मजदूरी तो कर सकता था, लेकिन इस तरह से घर नहीं चल रहा था और मजदूरी रोज नहीं मिलती थी। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि एक बहुत बड़ा आदमी है, उसको बॉडीगार्ड की जरूरत है। तुम काफी ताकतवर और जवान लगते हो, वो तुम्हें फौरन अपने साथ रख लेगा। हम उसके पास गए तो उस अमीर आदमी का नाम सफीर था और वो काफी अमीर इंसान था। जिस टाइम मैं इंटरव्यू के लिए उसके घर गया, उस टाइम भी वो बाहर अपने घर के लॉन में बैठा था। उसका घर भी बहुत बड़ा था। मैं दुआ करने लगा कि यहाँ मेरी नौकरी लग जाए। मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ की, लेकिन सफीर साहब ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि उसकी इतनी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा तो काफी ताकतवर लग रहा है। ठीक है, मैं इसको अपना बॉडीगार्ड रख लूंगा। और उन्होंने मेरे दोस्त को एक बहुत अच्छी बात कही कि ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड होगा। मैंने रास्ते में दोस्त से पूछा कि यार ये पर्सनल बॉडीगार्ड और दूसरे बॉडीगार्ड में क्या फर्क है, तो उसने कहा कि तू तो बड़ा किस्मत वाला है, क्योंकि बाकी बॉडीगार्ड के साहब अपने ऑफिस जाते हैं, बाजार जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन तुझे उन्होंने खास जगहों पर जाने के लिए मुकर्रर किया है। इस हवाले से तेरा काम भी कम होगा और तेरी फीस भी ज्यादा होगी। उसने कहा ये बड़ा ही रंगीन मिजाज आदमी है, इसने काफी सारी शादियां भी कर रखी हैं। मैंने कहा कि अच्छा, फिर मुख्तलिफ बीवियों के पास जाते हुए मुझे अपने साथ लेके जाएगा। मैंने कहा कि अच्छी बात है, अमीर इंसान है, 3-4 शादियां कर रखी हैं। ये तो अच्छी बात है क्योंकि शादी करना तो कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन पहले ही दिन जब मुझे साहब ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो वो किसी बीवी के घर नहीं गए थे। ये उनका अपना ही कोई फार्म हाउस था। यहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। मुझे बाहर बैठने को कह दिया और ये भी कहा कि बहुत ही चौकन्ना होकर बैठना। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी कि छोटी सी बच्ची शायद चिल्ला रही थी, जिसकी उम्र 10-12 साल होगी। मैंने आसपास देखना शुरू किया। आसपास काफी सारे घर थे। अब ये आवाज कहाँ से आ रही थी, मैं क्या समझ सकता था, लेकिन आवाज बहुत ही करीब से आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं कौन है और उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो लड़की इतनी बुरी तरह चिल्ला रही है। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदर बुला लिया गया। अंदर गया तो अंदर शबाब और कबाब की महफिल गर्म थी। सफीर साहब ऐसे बैठे थे जैसे कोई बहुत मेहनत का काम करके आए हैं। कहने लगे, आ जाओ खाना खा लो। तुम खाना किसके साथ खाओगे? वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो मैंने कहा कि कोई भी नहीं है, बस एक छोटी बहन है और उसको भी अभी ठीक से खाना बनाना नहीं आता। उन्होंने कहा तो फिर हमारे साथ खाना खा लो। खाना भी बहुत अच्छा था और मैं खाने का बहुत शौकीन था। ये खाना खाकर ही तो मैंने अपना वक्त ज़ाया किया था, जिस वक्त में मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। मैं उस वक्त बस खाता था और वर्जिश करता था। तभी तो ऐसा मजबूत बन गया था कि मुझे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई बड़ा ही अमीर आदमी हूँ जो बहुत ही ज्यादा खुश खुराक है। लेकिन आजकल मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे। साहब ने कहा कि कोई आया तो नहीं था बाहर? मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं आया था, लेकिन
मैं उनको ये बताने लगा कि कुछ आवाज़ें आ रही थीं, पर मेरी बात बीच में ही रह गई। मैंने अच्छा सा खाना खाया और उसके बाद मुझे छुट्टी मिल गई। सफ़ीर साहब के पीए ने कहा कि अब तुम्हें 2 दिन बाद बुलाएंगे जब सर ने कहीं जाना होगा। तुम्हारा काम तो बड़ा आसान है, किसी दिन अगर कोई मसला बना तो फिर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने कहा कि एक साथ ही 10 लोगों को भी ठीक कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे आगे जो भी आएगा मुंह की खाकर ही जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए तुम्हें रखा है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। जो टाइम मेरा बच जाता था वो भी मैं एक फैक्ट्री में लगा लेता था और वहाँ दिहाड़ी पर काम करता था। मुझे पैसे कमाने थे, मेरे खानदान में कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। मुझे अपनी बहन के लिए रिश्ता भी बाहर ही देखना था, और अगर बाहर रिश्ता देखना था तो फिर जाहिर है कि जहेज भी अच्छा देना था। मेरी बहन 14 साल की थी। हमारे खानदान में शादियां बहुत जल्दी होती थीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन की शादी जल्दी नहीं करवाऊंगा, कम से कम भी 18 साल की उम्र में करवाऊंगा। पर तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी थी। मेरी बहन भी पढ़ाई कर रही थी और मैंने उसे कहा कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, मेरी तरह अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। मैं खुद ही उसको उसके स्कूल छोड़ने भी जाता था और लेकर भी आता था। कभी कभी देर हो जाती है तो वो अपनी एक सहेली के साथ आती थी जिसका घर हमारी ही गली में था। दोनों लड़कियां साथ होती थीं तो पैदल चलकर आ जाया करती थी, कोई मसला नहीं होता था। 2 दिन बाद साहब ने फिर अपने फार्म हाउस पर बुलाया और इस दफा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही वो अंदर गए थोड़ी देर के बाद एक लड़की को वहां ले जाया गया जिसकी उम्र 13 या 14 साल होगी। मुझे समझ नहीं आया इस लड़की का यहाँ क्या काम है, क्योंकि पिछली दफा मैं देख चुका था कि यहाँ पर तो शराब और कबाब की महफिल जमती थी। उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी होते थे, यानी कि ये लड़कों की पार्टी होती थी, इसलिए मुझे भी बुलाया था। लेकिन ये इस लड़की का यहाँ क्या काम? मैं परेशान हो गया और थोड़ी देर के बाद मुझे उस लड़की की चीखों की आवाजें आने लगी। मैंने जाके पीए के कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। मैंने कहा कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि छोटे बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। मैं लाजवाब हो गया, क्योंकि आधी बात तो मैं समझ गया था, यहाँ अयाशी हो रही है। ये बड़े लोग हैं ना, ये फार्म हाउस इसीलिए बनाते हैं कि जब बीवी बच्चों से तंग आ जाते हैं तो हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर गुजार लेते हैं। यूं तो सफ़ीर साहब की 3 बीवियां हैं, बच्चे भी जवान हैं, लेकिन वो 3 बीवियां अब मोटी और बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके जिस्म पर इतनी चर्बी चढ़ी है कि उनका हुस्न तो नजर ही नहीं आता। फिर ऐसी औरतों के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता, भले ही वो 3 क्यों ना हो। वो तो बस बच्चों को संभालने के लिए और घर को संभालने के लिए हैं। उनके लिए यही काफ़ी है कि इंसान कमाता किस लिए है कि सारे पैसे कमा कर अपनी जवानी ज़ाया करे और फिर जब थोड़ा बहुत बूढ़ा हो जाए और उसका आधा टाइम बच जाए तो उसमें क्या वो तस्बीह पकड़ कर बैठ जाए। ऐसा थोड़ी होता है। और फिर यहाँ पर इस तरह के काम ही होते हैं। बैठकर इस किताब तो नहीं पढ़ेंगे ना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, मैं भी मर्द हूँ, लेकिन इन सब कामों के लिए तो ऐसी औरतें भी बाजार में दस्तयाब होती हैं जो अपनी मर्जी से ये काम करना चाहती हैं। लेकिन इन छोटी बच्चियों का क्या कसूर है? तो उस आदमी ने कहा कि तू नहीं समझता यार, हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी पसंद होती है। ये सुनकर तो मेरा खून खौलने लगा था। उसने कहा कि कभी भी साहब के मामले में ना बोलना, साहब के इस मामले में बोलना ऐसा ही है जैसे भूखे शेर से उसका शिकार छीनना, इसीलिए हद में ही रहना। तुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, अपनी तनख्वाह देखी है? इतनी तनख्वाह तो उन लोगों की भी नहीं होती जिनकी एमए तालीम होती है और पूरा महीना ऑफिस में सर खपाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती उनको। अपने पेट पर खुद ही लात ना मारना, साहब को रोकने की कोशिश ना करना। आज तो आए हो मुझसे सवाल करने, कल को ये सवाल अगर साहब से कर दिया ना तो 1 सेकंड में तुम्हें निकाल देंगे। मैं वहां से वापस आ गया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में फंस गई थी। इसका मतलब कि उस दिन भी जिस लड़की की आवाज़ मैंने सुनी थी वो भी उसी घर के अंदर से आ रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब पता चल गया था कि यहाँ पर क्या होता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपना पर्सनल गार्ड रख रहा हूँ। पर्सनल गार्ड का मतलब यही था कि मुझे अपनी गैरत को एक तरफ रखना था। हफ्ते में 2 दिन यही सब कुछ होता था। पूरा हफ्ता मैं फारिग रहता था। 2 दिन के लिए मुझे बुला लिया जाता था, इसलिए मुझे कहा गया था कि तुमने जो करना है बाकी हफ्ते में वो तुम करते रहो। और चौकन्ना रहने को भी इसीलिए कहा था कि कहीं उन लड़कियों के पीछे कोई आ गया तो उनसे मुझे ही लड़ना था। और वाकई एक दिन उस लड़की के पीछे कोई आया भी था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो बूढ़ा आदमी था। कहने लगा, मेरी ये बेटी अभी अभी यहाँ से गायब हुई है, कुछ लोग उसे पकड़ कर ले गए हैं। बेटा तुमने कहीं देखा है? मेरे पास तो बंदूक भी है,
तुम मेरे साथ मेरी बेटी को तलाश करने चलो, दोनों साथ चलते हैं हम उसको बचाने के लिए। मेरी बेटी बहुत मासूम है। मैं क्या कहता कि आपकी बेटी इस घर के अंदर है जिसके बाहर मैं पहरे पर बैठा हूँ, और आप मुझसे ही कह रहे हैं कि मेरी बेटी को तलाश करने चलो। मैंने उन्हें कह दिया कि मेरा काम ऐसा है कि मैं यहाँ से उठकर नहीं जा सकता। बाबा जी, नहीं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता, वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरी भी एक छोटी बहन है। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारी छोटी बहन का पर्दा रखे। पता नहीं मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो रहा हो। उस शख्स की बेबसी देखकर मेरी हालत अजीब सी हो गई, और जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाया गया तो मैंने इनकार कर दिया। मैं वहाँ से जल्दी वापस चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ये इंसान तो बहुत ही बुरा था, और ये इसी तरह की हरकतें हर हफ्ते किया करता था। हर इस हफ्ते को नया शिकार उसको चाहिए होता था, और उसके साथ काम करने वाले लोग वो शिकार तलाश कर भी लेते थे। मैं तो ये सोचकर हैरान था हर हफ्ते उनको नई लड़की कहाँ से मिल जाती थी, और ये भी उसके बाद क्या करते थे। क्या उस लड़की को वापस छोड़ आते थे? कहीं उनको जान से तो नहीं मार देते थे? क्योंकि बुराई तो कभी भी अकेली नहीं होती है, अकेली तो सिर्फ अच्छाई होती है। लेकिन मैं भी उसका हिस्सा था। मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग माउफ हो जाता था। कभी कभी मैं खुद को ये दलील देता था कि मैं तो ये सब कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता था कि मैं कुछ बोल भी तो नहीं रहा हूँ। मैं ये काम छोड़ देना चाहता था, लेकिन मेरे पास ना कोई और ऑप्शन था। मजदूरी से मेरा गुजारा नहीं होने वाला था। मेरी बहन ने कहा कि उसके स्कूल की फीस भी देनी है, और अगर उसने कॉलेज में पढ़ना है तो फिर और ज़्यादा पैसे लगेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी बहन स्कूल से आते हुए थोड़ी लेट हो गई तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आज मैं उसको लेने के लिए नहीं गया था, लेकिन फिर भी घर पहुंच गया था। फिर वो अपनी दोस्त के साथ ही वहाँ पर वापस आ गई। मैंने कहा कि इतनी देर क्यों हो गई? तो कहने लगी कि रास्ते में जिस सड़क से हम आते हैं वहाँ पर रास्ता बंद था, तो हमें गलियों से घूम कर आना पड़ा। गलियाँ बड़ी सुनसान थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया करूँगा, फिक्र नहीं करना, लेकिन कभी भी किसी भी ऐसे इलाके में बिल्कुल नहीं जाना जहाँ कोई ना हो। मैंने अपनी बहन को इतना समझाया कि वो भी सवाल करने पर मजबूर हो गई। उसने कहा कि भाई आपको क्या हो गया है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? 1500 लड़कियां हैं हमारे कॉलेज में, और जब छुट्टी होती है तो आधे घंटे तक सारी लड़कियां मुख्तलिफ गलियों से होकर ही जाती हैं। बहुत ही कम लड़कियां हैं जिनको लेने के लिए कोई ना कोई आता है, वरना तो सब आसपास मोहल्ले की हैं। और आज तो मैं वैसे भी अकेली नहीं आई, मेरी दोस्त मेरे साथ थी, और कल से एक और लड़की भी हमारे साथ हुआ करेगी। एक से भले 2 और 2 से भले 3। मेरी बहन ने तो मुझे तसल्ली दे दी, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं क्या सोचकर ये सारी बातें कर रहा था। मेरे दिल में तो कोई और ही बात थी। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मेरा कोई और काम लगा दो, तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, तू तो बड़ा ही नाशुक्रा है, वो बुराई कर रहा है। मैंने उसे कहा कि बुराई को देखने वाला भी बुराई का हिस्सेदार होता है। उसने कहा कि फिर भूखा मर जा तू, जब तू भूखा मर रहा होगा ना तो कोई आकर तेरी मदद नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई नेक इंसान नहीं होगा जो आकर तेरी मदद कर दे, और तुझे नेकी चढ़ी है, चुपचाप अपना काम कर। एक दिन मैं अपने घर में ही बैठा था जब मुझे बड़े साहब के पीए की कॉल आई। उसने कहा आज हम लोगों को जल्दी जाना है। मैंने कहा कि मैं 1 घंटे के बाद आ सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद मुझे मेरी बहन को लेने के लिए जाना है। उन्होंने कहा नहीं, 1 घंटे तक तो देर हो जाएगी। क्या तुम्हारा हम इंतज़ार करते रहेंगे? तुम्हें तो रास्ता भी नहीं ठीक से आता, फिर साहब की गाड़ी में तो जाना होता है, चलो अभी आ जाओ। मैंने सोचा कि मेरी बहन अपनी सहेलियों के साथ आ जाएगी। मैं घर में उसके लिए खत लिखकर फ्रिज पर लटका गया कि मुझे देर हो जाएगी। घर के अंदर से कुंडी लगाकर बैठना, अगर मैं शाम तक वापस ना आया तो फिर साथ वाली खाला के घर चली जाना, जिन्होंने उसको अपनी बेटी बनाया हुआ था। मुझे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उस बच्ची ने माँ तो कभी देखी नहीं थी। वो बहुत छोटी थी जब मेरी माँ दुनिया से चली गई, और फिर बाबा भी रुखसत हो गए। मैंने उसको माँ और बाप बन के पाला था। उसे उनकी कमी कभी नहीं महसूस होने दी थी, इसलिए वो जो भी चीज़ मुझे कहती मैं पूरा कर देता था। वैसे वो इस मामले में बहुत अच्छी थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगती थी। शायद वो भी मेरा एहसास करती थी, लेकिन फिर भी जो चीज़ मांग लेती थी मैं फ़ौरन हाजिर कर देता था। यही तो प्यार जताने का तरीका होता है। और आप किसी को अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं? इसी तरह दिखा सकते हैं ना, कोई तोहफा देकर या उसको ये बताकर कि उसकी बात मेरे लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। मैं बड़े साहब के साथ फिर से वहाँ चला गया। आज पता चला कि रात वाकई देर हो जाएगी, लेकिन पहले भी तो यही होता था। काम तो करना ही था। दोस्त की बात भी ठीक है, गैरत खाने से कुछ ना खाना मुश्किल था।
کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں کیا کرتا، اگر اکیلا ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر لیتا، بہن نے کھانا بھی کھانا تھا اور اس کے لیے فیس بھی تو دینی تھی، ابھی سے رشتہ تلاش کرنا شروع کرتا تو 2-2.5 سال تک کوئی اچھا رشتہ ملتا اور پھر اس کی شادی ہوتی۔ رات ہو گئی اور پھر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی، لیکن اس دفعہ تو آواز اس طرح کی آ رہی تھی کہ شاید کوئی لڑکی بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی مجھے آواز آ رہی تھی اور اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک سے میری بہن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میرے دماغ میں ایک آواز آئی کہ اگر اس بچی کی جگہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں فوراً اندر جانے کے لیے اٹھا اور بندوق بھی سیدھی کر لی۔ کمرے میں داخل ہوا یہ سوچ کر کہ جس کسی کی بہن یا بیٹی ہوگی اس کی عزت کی حفاظت کروں گا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سر پر ایسے جیسے آسمان بھی اڑ گیا تھا۔ مجھے نوکری کرتے 2 سے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ 2 سے 3 مہینوں تک میری غیرت نہیں جاگی تھی، پر آج ہی جاگ گئی، اور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی کہ اللہ مجھ سے آج کچھ کروانا چاہتا تھا جو صرف میں ہی کر سکتا تھا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ اس وقت وہ بڑے صاحب موجود تھے اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی بہن تھی۔ اور یہ سب کچھ صاحب نے خود ہی کروایا تھا اور اپنے پی اے سے کروایا تھا، کیونکہ وہی میرے گھر کا پتہ بھی جانتا تھا۔ اسی کو پتا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی بہن بھی ہے۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ میں نے بندوق صاحب کی طرف کی اور کہا کہ چھوڑ دو میری بہن کو۔ وہ فوراً میری بہن کو چھوڑ کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ میری بہن میرے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آنسو سے زیادہ غصہ تھا، اور آج یہ میرے ہاتھوں سے بچنے والا نہیں تھا۔ اس درندے کو میں نے ختم کر دیا، اور ختم کرنے سے پہلے ایک پل بھی نہیں سوچا۔ لیکن کیا میں خود ایک اچھا انسان تھا جو اتنے مہینوں تک چپ چاپ بیٹھا رہا اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی برداشت کرتا رہا؟ مجھے تو اپنے آپ سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ اپنی بہن کو وہاں سے لے کر نکل گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ گھر میں کچھ لوگ آئے تھے، وہ شخص جو اکثر آپ کو لینے کے لیے آتا ہے، اس نے کہا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت بری حالت میں ہے، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے فوراً اس کے پاس لے جاؤ، اور میں نے اسے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ مجھے اس گھر میں لے آیا، اور اس آدمی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میری بہن کے الفاظ رک گئے اور میں اللہ کی طرف دیکھ کر میں نے کہا یہ کوئی جیت نہیں تھی۔ ویسے بھی میں نے جو کیا تھا اس کے بعد پولیس مجھے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ میں نے ایک بالغ جرم کر لیا اور پولیس کو سب کچھ بتا دیا، ثبوت بھی بتائے دکھائے۔ مجھے بھی تھوڑی بہت جیل ہوئی، لیکن اس کے بعد مجھے رہا کر دیا گیا۔ جب تک میں جیل میں تھا میری بہن اسی خالہ کے ساتھ رہی جس پر مجھے بہت بھروسہ تھا۔ جیل سے واپس آنے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ چاہے میں محنت کروں، مزدوری کروں، پتھر توڑوں، لیکن اس طرح کے کسی بھی غلط انسان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے بعد میری نوکری ہاسپٹل کے مین گیٹ پر لگ گئی، جو کہ بہت ہی مناسب نوکری تھی، اور مجھے اس نوکری کو کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میں اب وہیں پر نوکری کرتا ہوں، سیکیورٹی گارڈ کی، اور میری بہن کالج میں پڑھ رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس بندے کو ختم کر دیا۔ جس جج نے میرا فیصلہ کیا تھا اس کے پاس اسی علاقے سے جوان لڑکیوں کی گمشدگی کی رپورٹ آتی رہی تھی، اس لیے میرا کیس مضبوط ہو گیا تھا، کیونکہ اپنے بچاؤ اور حفاظت میں اگر کسی کی جان لے لی جائے تو جب اس شخص پر مقدمہ چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی رعایت ضرور مل جاتی ہے۔ میری بہن سے بھی بیان لے لیا گیا تھا، سب کچھ سامنے ہونے کے بعد ہی فیصلہ سنایا گیا تھا، اور میری سزا کم ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی بھی یہ سوچ کر ڈر جاتا ہوں کہ کہیں میری بے بسی اور لاپرواہی کی سزا مجھے آخرت میں نہ ملے، کیونکہ میں کافی عرصے تک کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، باہر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے ان ساری باتوں کو یاد کر کے بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ ضمیر کہتا ہے کہ اپنی بہن کو تم نے بچا لیا، اور میں اگر اس بندے کو پہلے ہی ختم کر دیتا تو ان ساری لڑکیوں کو بھی میں بچا سکتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدائے پیمان۔